हमारे साथ इस वक्त संजीव उनियाल साहब जुड़ रहे हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और असगर खान साहब जुड़ रहे हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। असगर खान साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा किन पहलुओं को लेकर ये पिटिशंस दायर की गई है, क्योंकि कम से कम हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात जरूर कही है कि इस पर रोक लगाने की आप बात ना करें, आप मेरिट्स पे बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या ये कानून ठीक है या नहीं। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये 73 याचिका वहाँ मौजूद हैं तकरीबन, उसमें कपिल सिब्बल और दीगर वकील साहिबान भी हैं। मेन कपिल सिब्बल साहब ने लीड किया है। और बहुत सारी चीज़ों, एक तो ये कि भाई जैसे उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिमों को उसमें इंडेक्ट किया गया है, उनको नहीं करना चाहिए, और वक्फ प्रॉपर्टी आदमी कब कर सकता है, कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है, इन तमाम सवालों को लेके और बहुत सारी चीज़ें जो बिल में शामिल हैं उनको कि इनकी ज़रूरत नहीं थी। और यह बात हकीकत भी है। मैं अपने तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ कि वक्त तकरीबन 300 सालों से वक्फ बोर्ड जारी है, चल रहा है, और हम अगर अपने कानून, अपना मुल्क और हम अपनी अगर बात करें तो तकरीबन 78 ईयर से ज़्यादा हमें हो गए आज़ादी को, और हमने इस बात पे अगर गौर नहीं किया और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत क्या है। बहुत सारी चीज़ें जो इसमें, जहाँ तक सवाल गैर मुस्लिमों को उसमें इंडेक्ट करना है, ये भी एक पॉइंट है। मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ कि अगर किया गया है तो दूसरे और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्रिश्चियंस की हैं, सिखों की हैं, उनमें नहीं है इजाज़त दूसरे लोगों को, तो इसमें दूसरे लोगों को इजाज़त क्यों दी जा रही है इंडक्ट करने की, और ज़रूरत भी नहीं है। या तो उसकी कोई वजह ख़ास बताएं। भाई अगर कोई कानून वक्फ बोर्ड का है, वक्फ का है, तो मुस्लिम लोग उसमें रहकर, चूँकि वो ज़्यादा बेहतरी से समझ सकते हैं, ज़्यादा करीब से उसके कानून को जान सकते हैं, तो उसमें ज़रूर क्या है कि उन लोगों को किया जाए। फिर उसमें औरतों को इंडक्ट किया गया है, इसके लिए भी उन्होंने एतराज़ किया है कि भाई एक तो इतने सालों में कोई इस बात की ज़रूरत पेश नहीं आई है, और अगर कोई ज़रूरत पेश आई हो तो उसको बताएं कि भाई वो क्या वजह है। फिर लेकिन जो इस बात से भी इनकार, जी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई सारे ऐसे केसेस हैं और इंस्टेंसेस सामने आए हैं जहां पर इसका बेजा और गलत इस्तेमाल किया गया है, और संशोधन की, कम से कम इसको बेहतर करने की आवश्यकता तो है ही। हाँ, अगर किसी संशोधन से कोई चीज बेहतर होती है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपा जाए या जबरदस्ती उसको लगाया जाए, तो ये भी मुनासिब नहीं है। मैं आप कहेंगे कि आप टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें सेहत की ज़रूरत है, रोज़ी की ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है, किसानों की तरफ देखने की ज़रूरत है, जो 7 से लोग मर गए एजुकेशन करने के बाद। कितनी प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क में चल रही हैं। हमारे जिस वक्त इन्होंने टेक ओवर किया उस वक्त कर्ज क्या था, आज कितना ज्यादा कर्ज बढ़ गया, क्यों बढ़ गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना सर कि सिर्फ मतलब अगर इतनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करने की आवश्यकता है तो उसमें इस पर ध्यान ना दिया जाए। लेकिन संजीव उनियाल साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इसमें बहुत सारे कानूनी पहलुओं पे बात करते हैं, क्योंकि ये जो सारी तर्क हैं, ये सब तर्क जेपीसी में भी हुए, उसके बाद अब कम से कम कोशिशें करते हैं समझने की कि इसका कानूनी तौर पर आगे क्या होगा। संजीव उनियाल साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, एक ऐसा केस बन गया है जिसमें कई सारे इंडिविजुअल कैपेसिटी में पॉलिटिशियंस जो हैं वो इसमें पिटिशंस लगा रहे हैं, और साथ ही साथ कई सारी सरकारें जो हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, वो इसमें अब पिटिशनर के तौर पर सामने आना चाहती हैं। किस तरीके से इस कानूनी लड़ाई को आप देख रहे हैं? इससे हासिल क्या होने की उम्मीद है? 3-4 पहलुओं को टच करूंगा। पहला पॉइंट तो आपने जो इशारा किया, मैं अभी ये एनालाइज कर रहा था कि ये तो वक्फ धार्मिक बिल कह लीजिए, या वक्फ जो एक वास्तव में बिल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी बिल था, जो एक्ट था, आज वो मुझे लगता है राजनीति का अखाड़ा बन गया। सुप्रीम कोर्ट में आप पेटिशन करताओं का नाम देखिए, ओवैसी साहब, और टॉप के सारे कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स, कांग्रेस, और इधर जो है दूसरी पार्टीज के लोग। तो ये वास्तव में मुझे लगता है सामाजिक इशू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सामाजिक इशू है। अगर 100% वक्फ प्रॉपर्टी को मैं अगर नापता हूं तो उसमें से सिर्फ 8% जो टॉप के मुस्लिम्स हैं, जो कि ऐसे परिवारों से आते हैं, जो बहुत अच्छे
ओहदे पर जो है तैनात है ऐसे लोग, और जो पॉलिटिकली अपनी जो है सांठगांठ रखते हैं, वो ही इसका असली फायदा उठा पा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको अमेंडमेंट करने की सख्त आवश्यकता है। और अमेंडमेंट का दूसरा पॉइंट मैं टच करते हुए बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अमेंड करने का प्रोसेस किया सरकार ने। आप देखिए कि लगभग 6 महीने से एक जेपीसी की गठन की मांग थी, जेपीसी हुई, उसके बाद वो बहुत बढ़िया तरीके से थंपिंग मेजोरिटी से लोकसभा में पारित हुआ, विधानसभा में, फिर उसके बाद राज्यसभा में पारित हुआ, और उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए। जब एक्ट बन गया तो उसमें जरूरी चीजें, महिलाओं को कोई हक नहीं था, वक्त बाय यूजर था कि अगर आपके पास मालिकाना हक नहीं है तब भी आप उसको यूज कर सकते हैं। अरे भाई, मालिकाना हक नहीं है तो आप चैरिटी में कैसे दे सकते हैं? महिलाओं को आपने पावर नहीं दे रखी थी, महिलाएं उसमें इंक्लूड की गई। तो अगर मोटे तौर पे जो 12 से 13 करोड़ टोटल प्रॉपर्टी की साल भर की आमदनी आनी चाहिए थी, वो 1.25 करोड़ पे टुलटुला रही थी। तो जो वास्तव में स्कूलों का, एजुकेशन का और हेल्थ का जो फायदा मुस्लिम्स को होना चाहिए था, वो इसमें नहीं हो पा रहा है। इसलिए बृहद पर्दे पर मैं अपने साथ में पैनलिस्ट भाई को भी कहूंगा कि पढ़ो और समझाओ, वास्तव में आम आदमी को फायदा होगा इसका, आम मुस्लिम भाई को फायदा होगा जो मार्जिनलाइज है। 92% नहीं मुस्लिम सर, जैसे आपने कहा कि एक राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है, पर इसमें कुछ सवाल ये भी तो है ना, ऐसा और कौन सा रिलीजियस बॉडी है किसी भी और रिलीजन की जिसमें किसी और रिलीजन के लोगों को दखल देने की इजाजत है? तो कम से कम कहीं पर अगर ये कानून बना है, इससे कोई दो राय नहीं कि इसमें आवश्यकता थी कि इसे बेहतर किया जाए, लेकिन कुछ चीजों में अगर पुनर्विचार की आवश्यकता है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, गलत इसलिए है कि अगर और कानूनों से आप कंपेयर करते हैं तो इंडिया गेट मेरा है, इंडिया गेट मेरा है, विधानसभा, राज्यसभा, इंडिया गेट और तो ताजमहल मेरा है। आप देखिए कि जब इस तरह के हाहाकार मच रहे हैं, तब हमको फार्मर्स की याद आ रही है, तब हमको जो नौकरियों की याद आ रही है, तब हमको युद्धों की। अरे आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस पर जमकर बात करिए ना आप। तो मैं उसी पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं उसी पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जमकर जो आपने कहा बात करते हैं, तो उस पर मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि ऐसा किसी और धर्म का कुछ भी अगर इस तरीके का कोई काम हो रहा है तो उसमें दूसरे धर्म के लोग आकर क्यों बैठे? नहीं, इसमें आप इसको इस तरह मत उठाइए। इन टोटलिटी अगर आप समझेंगे, हमारे यहाँ कहते हैं यू कैन नॉट पिक एंड चूज, इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत अच्छे पर्दे पे लाके, ऐसा नहीं है कि किसी हिंदू को लाके बिठा दिया। अरे जो बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टी के लिए फर्स्ट हैंड है, उस बोर्ड में आप देखिए मुस्लिम्स को लाना, सर एक मिनट रुकिए, असगर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। जी, मुस्लिम्स के साथ महिलाओं को भी इंक्लूड किया गया है, और उसमें टॉप के लोगों को, ऐसे लोगों को इंक्लूड किया गया। और उसकी जो अपील है, आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के बाद आप जो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पहले अधिकार नहीं थे। अगर कहीं गलत लगता है आपको तो आप उसमें आप अमेंड करने के लिए आपने, बाकी क्या आपको लगता है कि जो 1/3 बहुमत से जो पास हुआ उसमें क्या मुस्लिम्स नहीं थे? नहीं तो सर ये आर्गुमेंट समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो बहुत सारे कानून हैं जो 1/3 बहुमत से पास हुए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संशोधन भी कराए कहीं इस तरीके से। तो ये तो आप क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए, अदालत से पास हो गया तो बात खत्म? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, कानूनी तौर पर सुनना चाहिए, पर कौन पेटिशनर से आप देखिए ना, जिन लोगों ने वहां पर वोट नहीं दिए, जिसके पक्ष में नहीं दिए, जबकि वो लोग सब पेटिशनर है, पॉलिटिकल पार्टीज पेटिशनर है, जिससे कि मुस्लिमीकरण, जिससे ध्रुवीकरण हो। सिर्फ सारी लड़ाई जो है ना, तो वो मुस्लिमों के बकेट में वोट सेंधने की तैयारी की। ये आर्गुमेंट तो दूसरी तरफ से भी की जा सकती है, ये आर्गुमेंट तो घुमाएंगे तो दूसरी तरफ से भी हो सकती है कि इसका कैसे ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ की कोशिश की जाए, राजनीतिकरण ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही हो रहा है, दोनों तरफ से हो सकता है। लेकिन एनडीटीवी पे इशारा किया जाए, जी एनडीटीवी पे इशारा किया जाए कि आज के बाद ये मेरी प्रॉपर्टी है, क्या आप टॉलरेबल है? क्या आपने देखा कितने सारे कानून? तो उसके लिए रेमेडीज है ना सर, उसके लिए रेमेडीज हैं। और इन्हीं सारी चीजों को, शायद इन्हीं सारी, जैसे आप दलील दे रहे हैं कि आप जाके कानून में जाइए, आप हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं, वैसे एनडीटीवी भी जा सकता है। कोई भी तो इसी, यही तो बात हो रही है कि कोई ये नहीं कह रहा कि इसका ये कानून क्यों लाया गया। आर्गुमेंट तो इस बात की है कि क्या इसमें अभी कुछ संशोधन की आवश्यकता है, इसी वजह सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। जो आप पिक एंड चूज की बात कर रहे हैं वो तो आप भी कर रहे हैं, पिक एंड चूज की बात। कानून बनाना अंकित नहीं, मेरे को कानून बनाना किसका प्रेरोगेटिव है? कानून बनाना संसद का अधिकार है। बिल्कुल, कंकरेंट लिस्ट में संसद कानून बनाएगी। उसके बाद अगर आप 73 पिटीशन लेके कोर्ट में जाते हैं तो इसके पीछे क्या निहित हाथ है? अब देखिएगा, पहले अब देखना, इसमें मैं आपको बता रहा हूं, आज लॉ पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा, इसको क्लियर करेगा। उसके बाद ये मुस्लिम भाई है ना सारे ओवैसी जैसे, तब भी नहीं मानेंगे। ठीक है, देखना, ठीक है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी उनका संवैधानिक अधिकार है सर। लेकिन चलिए, कानून जाना, सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खड़ा, उनका संवैधानिक अधिकार है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। असगर साहब,
जैसे कि बार बार ये आप दलील दे रहे थे कि आवश्यकता क्या थी, क्यों ऐसा हो गया, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर सरकार एक चीज पर ध्यान देगी तो बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है। आप दलील इस बात की ले सकते हैं कि भाई इसके अंदर ये चीज अमेंड कराई जाए या इसको बदला जाए, पर अगर पूरे देश का कानून अगर इकट्ठा होकर संसद ने उसको पेश करके उसको पास कर दिया है तो उसको मानना तो सबको पड़ेगा ही ना सर। बिल्कुल आपने सही फरमाया, कानून तो संसद ही बनाएगी, लेकिन उसके बाद फिर और दूसरे जो जराए हैं उनको इस्तेमाल किया, जैसे कोर्ट की बात हो रही है जो आज हो भी रहा है इसमें वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर। लेकिन सवाल ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं और कोर्ट में भी ये डिस्कशन चल रहा है कि इसकी ज़रूरत क्या थी, किस किस जगह जो आप कहते हैं कि हमने उसको अच्छा बनाने के लिए, सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हमने किया है, तो उसको एक्सप्लेन तो करें। कहीं पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मान लिया अगर उन्होंने गैर मुस्लिम को उसमें इंडक्ट किया है तो बताइए उसकी वजह क्या है, अगर औरतों को इंडक्ट किया है तो बताइए उसकी वजह क्या है। पर खामी क्या है सर अगर जो औरतों को कानून इंडक्ट कर दिया बनाने के जाए सब- उसके अंदर तो? नहीं, देखिए नुकसान एक चीज मैं आपको बताऊं, जो वक्त की अगर हम बात ट्रिपल करते तलाक के हैं भी पक्ष में नहीं तो थे आप हम तो? एक उसमें- सेकंड सर, एक सेकंड जी। हम उसमें सुन लीजिए, हम उसमें इस्लामिक नुक्ते नज़र से देखेंगे। जैसे इस्लामिक नुक्ते नज़र से अगर गवाह की भी हम बात करें किया आपने। तो एक मर्द की गवाही के लिए 2 औरतों की गवाही चाहिए। ये देखिए, शरीयत का कानून है। ये सोच है। सर तो पर लेकिन शरीयत के इसमें कानून से तो कंसिडर- देश नहीं चलता है ना। और दूसरा ऐसे तो देश बहुत नहीं सारे चलता बहुत है। सारी चीजें जो नहीं, हिंदू देश धर्म में नहीं हुआ चलता है। करती थी देखिए- वो बदली गई ना, क्योंकि वक्त की मांग थी। तो अब आप उसमें अगर ये कहेंगे महिलाओं को क्यों ले जा रहा है, ये तो पिछड़ेपन की सोच है और इसी को बदलने के लिए आर्गुमेंट दिया जाता है कि इस कानून की आवश्यकता थी। बिल्कुल सही है। असगर भाई ने बता दिया अंकित वास्तव भाई- में क्या कारण है। सर उन्नाल साहब अगर- उनको अपने अगर जवाब हम देने दीजिए। अयोध्या ट्रस्ट पे बात करें, नहीं अंकित भाई, अगर हम अयोध्या ट्रस्ट पे बात करें तो वहां पे शरीयत कानून कहीं कोई नहीं आना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर वक्फ की बात कर रहे हैं तो वहां तो उसको मद्देनजर रखना चाहिए ना। पर असगर और साहब मैं तो इसीलिए यही मैं बात आपसे कर कह रहा हूं, हूं पिक बार-बार एंड चूज वाली बात यहां पर हो रही है। आप अगर ये बात कहें कि देखिए हमारे उसमें क्यों किसी और गैर धर्म के लोगों को बैठाया जा रहा है, ये एक आर्गुमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि महिलाओं को क्यों लाया जा रहा है, इसके अंदर अमेंडमेंट क्यों किया जा रहा है, इसकी रजिस्ट्री क्यों कराई जा रही है, तो ये तो गलत बात है ना सर। अगर यानी कि प्रोग्रेसिव आप जब मैं आपसे एक आप सवाल बताइए पूछता हूं, जब मैं आपसे आप पिक एंड चूज तो आप भी कर रहे हैं ना सर। नहीं, 300 साल पहले अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ हुई है तो उसकी डीड मिल सकती है किसी के पास। 300 साल पहले की, 50 साल पहले के घरों के कागज नहीं मिलते हैं। 300 साल अगर, क्योंकि 300 साल से चल रहा है रेट्रोस्पेक्टिव थोड़ी होगा सर ये कानून लागू। नहीं तो अब आप बताइए ना भाई, अब आगे से होगा ना सर। नहीं वो तो कहते हैं कि साहब जो सारी प्रॉपर्टीज को पॉइंट आउट किया जाएगा और उनकी डीड ये चाहिए, ऐसे गलतफहमी और उनको जो फैलाते है उनके कागजात चाहिए, उनकी रजिस्ट्री होने चाहिए। आप उसको ये कह नहीं सर, फिर आप वो उसको- कह रहे हैं कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इसको नहीं लागू किया जा रहा है। Retrospective बात ये नहीं होगा। बात अब है कि अगर कोई वक्फ दावा करता है कि फलानी जगह हमारी है तो आप कागज लेकर आइए और दावा कर लीजिए कि जगह आपकी है। रजिस्ट्री के लिए तो कह रहे हैं ना भाई, उसमें दिया है ना कि रजिस्ट्री सारी प्रॉपर्टीज की होनी चाहिए, वरना तो कोई भी क्लेम करेगा हर प्रॉपर्टी को कह देंगे ये वक्फ की है ही नहीं। अब अगला सवाल यही शुरू उल्टा होता है कह ना रहे कि अब अगर मान एक्चुअली लिया हमने- दिक्कत ये है कि हम रजिस्ट्री हम नहीं जब हुई अपनी है, आर्गुमेंट्स भी रख रहे हैं ना तो बड़ा पिक एंड चूज करके एक तरफ की आर्गुमेंट्स रख रहे हैं। दिक्कत ये थी कि शायद इसको एक विस्तार तौर पे समझने की आवश्यकता है, जरूरी है। उम्मीद यही करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है, काफी लर्नेड जो लॉयर्स हैं वो वहां पर बहस कर रहे हैं, दोनों तरफ से अच्छे आर्गुमेंट होंगे और उम्मीद है कि उससे कम से कम निकल के क्लैरिटी जरूर आएगी कि इसकी कितनी आवश्यकता थी और कॉन्स्टिट्यूशनली कितना तर्क संगत है संविधान के ये कानून। ये इस बहस में उम्मीद जरूर है कि निकल के आएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।